आज देखते हैं कृषि विपणन व्यवस्था में सुधार हेतु सरकारी उपाय। इसके पहले देखे थे कृषि विपणन के दोष। अब इसके बाद देखते हैं कृषि विपणन व्यवस्था में सुधार हेतु सरकार द्वारा उपाय। सरकार द्वारा क्या क्या उपाय किए गए। तो पहला है नियंत्रित मंडियों की स्थापना। विपणन व्यवस्था में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या किए गए हैं, नियंत्रित मंडियों की स्थापना। कृषि विपणन में सुधार करने के लिए नियंत्रित मंडियों की स्थापना की गई। इससे क्या होता है, नियंत्रित मंडियों की स्थापना करने से किसानों को, हम देखते हैं कि हमारे देश में क्या हो रहा है, कृषि विपणन के दोष में देखे थे। कृषि विपणन के दोष के बाद हम देखते हैं सरकारी उपाय। तो सरकारी उपाय में क्या बताओगे, नियंत्रित मंडियों की स्थापना। कृषि पदार्थों कृषि विपणन में सुधार हेतु या व्याप्त विभिन्न कुरीतियों को, कृषि विपणन में व्याप्त विभिन्न कुरीतियों को समाप्त करने के लिए क्या लिखोगे, कृषि विपणन में व्याप्त विभिन्न कुरीतियों को समाप्त करने के लिए, कृषि विपणन में व्याप्त विभिन्न कुरीतियों को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा नियंत्रित मंडियों की स्थापना की गई। नियंत्रित मंडियों की स्थापना की गई। इन मंडियों का संगठन कार्य विधि, इन मंडियों की जो संगठन है एवं कार्य विधि में राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के तहत होती है। क्या लिखोगे, कृषि विपणन में व्याप्त विभिन्न कुरीतियों को समाप्त करने के लिए, विभिन्न कुरीतियों को समाप्त करने के लिए नियंत्रित मंडियों की स्थापना की गई। नियंत्रित मंडियों की स्थापना से क्या हो रहा है, जिसके संगठन का निर्माण किए गए, संगठन बनाई गई है एवं कार्य विधि है, ये राज्य सरकार द्वारा जो बनाए गए नियम है इनके अधीन होता है। दूसरा है श्रेणीकरण एवं प्रमापीकरण। कृषि पदार्थों में श्रेणीकरण एवं प्रमापीकरण के लिए कृषि विपणन में हमको क्या करना है, सुधार करना है। तो इसके लिए सरकार द्वारा श्रेणीकरण एवं प्रमापीकरण, कृषि पदार्थों के श्रेणीकरण एवं प्रमापीकरण के लिए सरकार द्वारा अनेक प्रयास किए गए। सरकार द्वारा अनेक प्रयास किए गए या अनेक व्यवस्था की गई है, अनेक प्रयास किए गए हैं, व्यवस्था किए गए हैं। और इनके लिए सरकार द्वारा क्या की है, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, इसके लिए निरीक्षण एवं निदेशन स्थापित किया गया है। इससे क्या होता है, इसके द्वारा एक मार्ग मानक के द्वारा या अंतर्गत वस्तुओं का श्रेणीकरण किया जाता है। श्रेणीकरण एवं प्रमापीकरण तो क्या होता है, सरकार द्वारा क्या किए गए हैं, वस्तुओं के श्रेणीकरण एवं प्रमापीकरण को अपनाया गया है। अनेक व्यवस्था की गई है या अनेक प्रयास सरकार द्वारा किए गए। इसके अंतर्गत निरीक्षण, इसके लिए निरीक्षण एवं निदेशालय का गठन किया गया है और इसके माध्यम से एक मानक के माध्यम से श्रेणीकरण की व्यवस्था की है। ठीक है। तीसरा है प्रमाणित बाट एवं मापदंड। प्रमाणित बाट किसानों के साथ नाप तौल में होने वाले छल कपट, किसानों के साथ क्या होता है,
नाप तौल में होने वाले छल कपट को रोकने के लिए, दूर करने के लिए। आप सबको मालूम है किसान जो फसल बेचते हैं उनकी माप तौल सही होती है, इसमें छल कपट होता है। तो इनको रोकने के लिए क्या किया गया है, सरकार द्वारा प्रमाणित बाट एवं नाप तौल की व्यवस्था की गई। इसके लिए सरकार द्वारा 1958 में मीट्रिक प्रणाली द्वारा, इसके लिए सरकार द्वारा क्या किया है, 1958 में क्या किया गया है, मीट्रिक प्रणाली द्वारा माप की व्यवस्था की गई, ताकि सभी किसानों की जो फसल है उनकी सही माप तो हो सके। और चौथा है सरकारी विपणन समितियां। कृषि विपणन की व्यवस्था में सुधार करने के लिए सरकार ने कृषि विपणन समितियों की स्थापना की। सरकार द्वारा कृषि विपणन समितियों की स्थापना की गई। कृषि विपणन समितियां वे अपने सदस्यों को, ये समिति क्या करती है, अपने सदस्यों को, जो सदस्य है कृषि विपणन में, जो सदस्य है किसान, जितने भी किसान होते हैं वे सब क्या होते हैं, इसमें सदस्य होते हैं। क्या होता है, कृषि विपणन समिति की स्थापना की गई सरकार द्वारा। सरकार द्वारा क्या किया गया है, सरकारी विपणन समिति की स्थापना की है। क्यों स्थापना की गई है, क्योंकि किसानों की जो फसल है, उपज है, इनको सही क्या मिल सके, कीमत मिल सके, इनके लिए सरकारी विपणन समिति की स्थापना की गई। सरकारी विपणन समिति सदस्य किसानों की उपज को, जो किसान इसमें सदस्य है उनकी उपज को एकत्रित करता है, भंडारण करता है और श्रेणीकरण करके ऊंची कीमत पर बेचने के लिए या बेचने की व्यवस्था करता है। ऊंची कीमत पर बेचने की व्यवस्था करता है। सरकारी विपणन समिति में किसानों की जो उपज है, जो सदस्य किसान उनकी उपज को क्या करता है, एकत्रित करता है, भंडारण करता है और श्रेणीकरण करके ऊंची कीमत पर बेचने की व्यवस्था करता है। पांचवा है समर्थन मूल्य की घोषणा। सरकार द्वारा क्या की जाती है, समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। सरकार द्वारा किसानों की जो उपज है, कृषि उपज, इनको बेचने के लिए उचित कीमत उपलब्ध कराने के लिए, उचित मूल्य उपलब्ध कराने के लिए समर्थन मूल्य घोषित की जाती है, ताकि किसानों की फसल का उचित कीमत इनको मिल सके। इस प्रकार यदि हम देखें तो समर्थन मूल्य में सरकार द्वारा प्रतिवर्ष घोषित किया जाता है। घोषणा प्रतिवर्ष की जाती है। जितने भी कृषि उपज है, चाहे धान हो, गेहूं, दाल, तिलहन फसल, दलहन फसल है, कपास, जूट है, इन सब की सरकार द्वारा समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाता है। और ये समर्थन मूल्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष घोषित की जाती है, ताकि किसानों को उनकी उपज का सही कीमत मिल सके। इसके बाद भंडार गृहों की स्थापना। कृषि विपणन व्यवस्था में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा भंडार गृहों की स्थापना की गई है। सरकार द्वारा क्या किया गया है, भंडार गृहों की स्थापना की गई है। किसानों की जो फसल होती है इनको सरकार एकत्रित करता है और भंडारण भी करता है। तो भंडारण की व्यवस्था से क्या होता है, किसान में क्या कर सकते हैं, अपनी उपज को रोक सकता है, अपनी उपज को क्या कर सकता है, रोक सकता है। और ऊंची कीमत पर, जब फसल की कीमत अधिक होगी, ऊंची होगी, तो उस समय उस फसल को क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। इस प्रकार भंडार गृहों की स्थापना, ये हो गया कृषि विपणन व्यवस्था में सुधार हेतु सरकार द्वारा उपाय। इसके बाद सरकारी विपणन समिति है। सहकारी विपणन समिति, सहकारी विपणन किसानों द्वारा, इसका अर्थ यदि हम देखें सहकारी विपणन का, सहकारी विपणन किसानों द्वारा, सहकारी विपणन में क्या बताओगे,
सहकारी विपणन किसानों द्वारा आत्म सहायता हेतु। सहकारी विपणन क्या है? सहकारी विपणन में किसानों की आत्म सहायता हेतु, किसानों द्वारा आत्म सहायता हेतु निर्मित क्या है? संगठन है। प्रत्येक सरकार करती है, क्या करती है? किसानों को आत्म सहायता हेतु, किसानों को आत्म सहायता हेतु एक सहकारी विपणन समिति की स्थापना करती है। यह एक संगठन है जिसके द्वारा क्या होती है? किसानों को अपनी उपज कृषि पदार्थों का सामूहिक रूप से, कृषि पदार्थों का सामूहिक रूप से क्या की जाती है? विपणन व्यवस्था की जाती है। क्योंकि किसान है वे क्या नहीं कर सकते हैं? न तो एकत्रीकरण करता है, और नहीं भंडारण करता है, और नहीं श्रेणीकरण करता है, और नहीं क्रमांकीकरण करता है। सहकारी विपणन समिति के माध्यम से किसानों को आत्म सहायता हेतु एक संगठन निर्माण किए गए हैं, जिसके माध्यम से कृषि पदार्थों का, जिसके माध्यम से किसानों की जो फसल है, कृषि पदार्थ है, इन कृषि पदार्थों का क्या किया जाता है? श्रेणीकरण किया जाता है, भंडारण किया जाता है, क्रमांकीकरण किया जाता है और परिवहन की व्यवस्था की जाती है। इसको हम सहकारी विपणन समिति या संगठन कहते हैं। तो क्या बताओगे? सहकारी विपणन समिति किसानों के द्वारा आत्म सहायता हेतु अपनाई गई एक संगठन है। आत्म सहायता हेतु अपनाई गई एक संगठन है जिसके माध्यम से कृषि पदार्थों का, जिसके माध्यम से कृषि पदार्थों को क्या किया जाता है? एकत्रीकरण किया जाता है, भंडारण किया जाता है, श्रेणीकरण किया जाता है, क्रमांकीकरण किया जाता है और सही मापतौल की व्यवस्था करती है। यदि सहकारी विपणन समिति का निर्माण नहीं की जाती तो किसानों को आत्म सहायता नहीं मिलता, वे अपनी फसल को कहीं भी सस्ती कीमत पर बेच देते। इन्हीं कारणों से सरकार द्वारा सहकारी विपणन समिति की स्थापना की। लाभ है सहकारी विपणन समिति से लाभ। पहला है सौदा शक्ति में वृद्धि। सहकारी विपणन समितियों के माध्यम से कृषि पदार्थों को बेचने पर, सहकारी विपणन समिति के माध्यम से किसान अपने क्या पर फसल को बेचते हैं। फसल को बेचने से क्या होती है? सौदा शक्ति में वृद्धि होती है, उनकी सौदा शक्ति में वृद्धि होती है। सहकारी विपणन समिति के माध्यम से किसानों को अपनी कृषि पदार्थों को बेचने में मदद मिलती है और सौदा करने की शक्ति में वृद्धि हो जाती है और किसानों को उनकी कृषि पदार्थों का उचित मूल्य प्राप्त हो जाता है और किसानों को क्या होती है? उनकी कृषि उपज उचित मूल्य प्राप्त हो जाता है, जिससे हम कहते हैं अशिक्षित है या गरीब निर्धन किसान वे अपनी उपज को ऊंची कीमत पर बेच सकते हैं। सहकारी विपणन समिति से लाभ क्या बताओगे? सहकारी विपणन समिति के माध्यम से किसानों की सौदा करने की शक्ति में वृद्धि होती है। किसान ही अपनी कृषि उपज उचित कीमत पर बेच सकते हैं। और यदि देखें तो जहाँ किसान क्या है? अशिक्षित है, गरीब है, निर्धन है, वे किसान, उन किसानों की सौदा शक्ति में वृद्धि होती है, क्योंकि अशिक्षित या निर्धन किसान है वे सौदा नहीं कर पाते। अशिक्षित और निर्धन किसान में सौदा नहीं कर पाते थे तो उनकी सौदा शक्ति में वृद्धि होती है। मतलब जो निर्धन किसान है, अशिक्षित किसान है, उसको उसकी उपज का उचित कीमत उपलब्ध कराई जाती है। मध्यस्थों की संख्या में कमी। सहकारी विपणन समिति के माध्यम से क्या हो रही है? मध्यस्थों की संख्या में कमी हो रही है, जो दलाल होते हैं। आप सबको मालूम है मध्यस्थों की संख्या में कमी क्या बताओगे? कृषि विपणन समिति क्या करती है? किसानों की उपज को खरीदने की व्यवस्था करती है, खरीदने की व्यवस्था करती है। तो जो कृषि सहकारी विपणन समिति है वे किसानों की जो फसल होती है उनको थोक व्यापारी के पास बेचते हैं।
थोक व्यापारी को बेच देते हैं। और थोक व्यापारी को बेचने से क्या होगी? मध्यस्थों की संख्या में कमी होगी। मध्यस्थ मतलब अब सबको मालूम है तो दलाल होते हैं। जैसे हम सामान खरीदते, कोई भी सामान खरीदते हैं, अपने घरेलू सामान, तो हम थोक व्यापारी से नहीं खरीदते, हम किससे खरीदते हैं? फुटकर व्यापारी को से खरीदते हैं। तो फुटकर व्यापारी में अधिक कीमत वसूल करते हैं थोक व्यापारी को। तो उसी प्रकार यदि हम कोई भी किसान है अपनी उपज को बेचेगा, थोक व्यापारी के पास बेचेगा, तो उनकी उपज का उचित कीमत उपलब्ध होगी, उचित कीमत मिलेगी। इसीलिए कहा जाता है जिससे सरकारी विपणन समिति क्या करती है? मध्यस्थों की संख्या में कमी करती है। सरकारी विपणन समिति में किसानों की उपज को उचित कीमत पर बेचने की व्यवस्था करती है, ताकि किसान को सही कीमत मिल सके। भंडारण सुविधाएं, सरकारी विपणन समिति क्या करती है? भंडारण की सुविधाएं प्रदान करती है। सरकारी विपणन समिति में किसानों की फसल को क्या करती है? भंडारण करती है। सरकारी विपणन समितियों के माध्यम से प्रायः गोदाम या भंडारण होते हैं। सरकारी विपणन समिति के माध्यम से क्या होता है? किसानों के जो उपज है उसका गोदाम या भंडारण की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। क्या बताओ इसमें? सरकारी विपणन समिति में किसानों की फसल गोदाम या भंडारण की सुविधाएं प्रदान करती है। इस प्रकार किसान को उपज को, इस प्रकार किसान क्या कर सकते हैं? अपनी उपज को रोक सकने की क्षमता आती है, रोक सकने की शक्ति आती है। मतलब कोई भी किसान हमें कब तक रोक सकते हैं? क्योंकि उसके बाद भंडारण नहीं है, तो भंडारण नहीं होने के कारण वे अपनी उपज को कब तक रोक सकते हैं? जब तक उसकी फसल को उचित कीमत उपलब्ध है या मिल न जाए, तब तक वे किसान अपनी फसल को रोक सकते हैं। पहले क्या होता था? उसके बाद भंडारण की नहीं होती थी। अब भंडारण गृह नहीं होने के कारण या भंडारण की सुविधाएं नहीं होने के कारण किसान हमें अपनी उपज को जैसे उपज आता था वैसे उनको कम कीमत पर सस्ते दाम पर बेच देते थे। लेकिन अब क्या हो गया? सरकारी विपणन समिति के माध्यम से किसान हमें अपनी फसल को, उपज को रोक सकने की क्षमता प्रदान करती है, क्योंकि उसके बाद गोदाम भंडारण की सुविधाएं प्रदान कर रही है। और भंडारण की सुविधाएं प्रदान होने के कारण कोई भी किसान अपनी फसल को रोक सकता है। कब तक? जब तक उसकी फसल का, उपज का उचित कीमत उपलब्ध न हो। सही मापदंड हम देखते हैं, सरकारी विपणन समितियों द्वारा किसान की उपज को, सरकारी विपणन समिति क्या करती है? किसानों की जो उपज है इनको सही मापताल करने की व्यवस्था प्रदान करती है। सरकारी विपणन समिति में किसानों की जो उपज है इनका सही मापताल हो, जिसकी सरकार द्वारा व्यवस्था की जाती है। पहले सरकारी विपणन समिति नहीं होती थी, किसान हमें जो उपज है उसको बेचते थे, लेकिन मापदंड सही नहीं होती थी, छल कपट होता, इससे मुक्ति मिल गई। इस प्रकार सही मापदंड होने से क्या होगा? मापदंड उचित होगा, सही होगा, तो कोई भी किसान में उनकी उपज का उचित कीमत उपलब्ध हो सकता है। पांचवा है परिवहन व्यवस्था। परिवहन व्यवस्था, परिवहन व्यवस्था सरकारी विपणन समिति के माध्यम से परिवहन की व्यवस्था प्रदान करती है। परिवहन व्यवस्था में मतलब आप सबको मालूम है, सरकार तो भंडारण की व्यवस्था करी, इसके साथ साथ परिवहन की व्यवस्था भी करती है। आप सबको मालूम है, किसान है वे अपनी फसल को बेच रहे हैं किसानों को, तो अपनी फसल को मान लो थोक व्यापारी के पास बेच रहे हैं, तो थोक व्यापारी के पास भेज रहे हैं तो उनको परिवहन की क्या करनी पड़ेगी? व्यवस्था करनी पड़ेगी, परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराना पड़ेगा। तो क्या करती है सरकारी विपणन समिति में? परिवहन की व्यवस्था प्रदान करती है, परिवहन सुविधाएं प्रदान करती है, ताकि किसान को क्या मिल सके? किसान को अधिक व्यय परिवहन पर न करना पड़े, इसलिए परिवहन की भी व्यवस्था प्रदान करती है। श्रेणीकरण एवं प्रमाणीकरण, सरकारी विपणन समिति क्या करती है? सरकारी विपणन समिति क्या करती है? किसानों की जो उपज है उनका भंडारण सुविधाएं प्रदान करती है, भंडारण के साथ साथ उनका श्रेणीकरण,
भंडारण, एकत्रीकरण, प्रमापीकरण, इन सब की सुविधाएं प्रदान की जाती है। ये है लाभ। सरकारी विपणन समिति से क्या क्या लाभ हो रहा है? 14 शक्ति में वृद्धि, मध्यस्थों की संख्या में कमी, भंडारण सुविधाएं, सही नाप तौल, परिवहन व्यवस्था, श्रेणीकरण, प्रमापीकरण। इसके बाद देखते हैं अगला है कृषि का विविधीकरण। कृषि विविधीकरण, कृषि विविधीकरण से अभिप्राय मूल रूप से विविध प्रकार की फसलों। कृषि विविधीकरण का तात्पर्य है, कृषि विविधीकरण का तात्पर्य है मूल रूप से क्या की जाती है? विभिन्न प्रकार की फसलें। कृषि विविधीकरण का तात्पर्य क्या है? विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने एवं कृषि की सहायक क्रियाओं का अध्ययन किए जाने से। कृषि का विविधीकरण का तात्पर्य क्या है? कृषि विविधीकरण का तात्पर्य है कि अभिप्राय है मूल रूप से विभिन्न प्रकार की फसलें, विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाने एवं कृषि की सहायक क्रियाओं से, कृषि की सहायक क्रियाओं से। अब हम देखते हैं कृषि का विविधीकरण में कृषि कार्य मतलब फसल उगाने के साथ साथ विभिन्न प्रकार के अन्य सहायक कार्य भी किए जाते हैं। जैसे फल फूल है, फल फूल उगाना, सब्जी उगाना, इनके साथ साथ क्या क्या कार्य भी की जाती है? पशुपालन के कार्य किए जाते हैं, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, वानिकी आदि क्रियाएं भी की जाती है। तो क्या समझे कृषि विविधीकरण से? क्या समझते हैं? कृषि विविधीकरण का तात्पर्य है, अभिप्राय है मूल रूप से विभिन्न प्रकार के फसलों को उगाना, विभिन्न प्रकार के फसल उत्पादन करना, उगाना तथा अनेक अन्य सहायक कार्य एवं अनेक सहायक कार्य करना ही क्या कहलाता है? कृषि का विविधीकरण करता है। जैसे सब्जी उत्पादन करना है, फल फूल उत्पादन करना है, इनके अलावा विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं। पशुपालन के कार्य किए जाते हैं, कुक्कुट पालन है, मत्स्य पालन है, वानिकी है, इन सब का कार्य करना ही कृषि का विविधीकरण कहलाता है। ये हो गया कृषि का विविधीकरण। इसको हम बाद में बताएंगे आगे। ये हो गया आज के लिए।